हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 107 सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले साल के कम से कम 8 साल के जो BSOC 107 के पेपर को एनालाइज करके 7 साल के पेपर को एनालाइज करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि कौन कौन से आपके 8 साल या 7 साल में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से। तो इसमें से मैंने आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने बस 20 क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, जो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं ये याद करने हैं, साथ साथ में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ जेंडर विथ बायोलॉजी, लेबर एंड सेक्सुअलिटी। इसमें एक्सप्लेन करना रिलेशन किसका, जेंडर का, बायोलॉजी के साथ में, लेबर के साथ में एंड सेक्सुअलिटी के साथ में। तो क्या इसमें पूछा गया कि क्या रिलेशनशिप है जेंडर का बायोलॉजी, लेबर एंड सेक्सुअलिटी के साथ में, जिसमें कि फर्स्ट डेफिनेशन बताया है कि क्या रिलेशन है बिटवीन जेंडर का, बायोलॉजी और लेबर के साथ में। फिर उसके बाद में जेंडर बायोलॉजी का क्या रिलेशन है, जैसे कि सेक्स वैसे जेंडर है। फिर उसके बाद में कुछ हार्मोनल एंड फिजिकल डिफरेंस बताया गया है। फिर इंटरसेक्स एंड जेंडर डाइवर्सिटी है। ये तो जेंडर और बायोलॉजी के पॉइंट है, कौन कौन से, सेक्स वैसे जेंडर, साथ साथ में हार्मोनल और फिजिकल डिफरेंस है। फिर इंटरसेक्स और जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर एंड बायोलॉजी का रिलेशन है। फिर उसके बाद में जेंडर का लेबर के साथ में क्या है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट बताया है जेंडर रोल्स इन वर्क, क्या रोल है जेंडर का वर्क में। फिर उसके बाद में वेजेस के गेप्स बताए हैं, साथ साथ में एम्प्लॉय की डिसअपीयरेंस भी बताए हैं। फिर उसके बाद में अनपेड लेबर है। फिर क्या क्या चेंजिंग ट्रेड्स है, चेंजिंग ट्रेड है जेंडर और लेबर के बीच में। थर्ड आता है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। अब जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन विशेष जेंडर आइडेंटिटी है। फिर कल्चरल भी है और सोशल नॉर्म्स कौन कौन से हैं, जेंडर एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर क्या होती है, जेंडर और सेक्सुअलिटी के क्या ही रिलेशन है। फिर उसके बाद में क्वेयर एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। फिर लास्ट में कंक्लूजन। हर एक आंसर के आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन के साथ ही अपने आंसर्स को एंड करना है। कितने भी अगर आप आंसर्स लिख रहे हो या खुद के मन से लिख रहे हो या जो अब मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ ये एग्जाम में लिखोगे, तो आपको करना क्या है, आप खुद से भी लिख रहे हो तो कंक्लूजन के साथ ही अपने आंसर्स को क्या है, एंडिंग करना है। अगर आप कंक्लूजन लिखोगे तो इससे आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है और आपको मार्क्स स्कोर करने में भी मदद मिलता है। तो अपने आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना है। आपका प्रेजेंटेशन हमेशा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन इतना ऐसा होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग का। पैराग्राफ अवॉइड करना है, आपको पॉइंट वाइज से अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द जेंडर सोशलाइजेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें एक्सप्लेन करना है क्या जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको क्या आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें कि फर्स्ट डेफिनेशन बताया गया है कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। फिर कौन कौन से एजेंट है जैसे जेंडर सोशलाइजेशन की, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, पीयर्स हो गया, मीडिया, कल्चर्स, रिलीजियंस, वर्क प्लेस। तो ये सब क्या है, एजेंट है सोशलाइजेशन का। ये सभी क्या है, रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन का। कौन कौन से, इसमें कि हमने 5 पॉइंट्स देखे, कौन कौन से देखे, जिसमें कि फैमिली आती है, एजुकेशन है, पीयर्स है, मीडिया है, कल्चर्स एंड रिलीजन्स एंड वर्क प्लेस, सभी क्या है, रोल प्ले करता है। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, जेंडर सोशलाइजेशन के। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द जेंडर हैज़ ए हायरार्की विथ एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया है, जेंडर को हैज़ ए हायरार्की का, इसको एग्जाम्पल के साथ में क्या है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हर एक आंसर में आपको स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बताना है, जो कि आपका मेन जो शब्द होता है ना क्वेश्चन में, उसी का डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना है।
फिर उसके बाद में जो मेन पॉइंट होता है वो एक्सप्लेन करना है, जैसे कि की एक्सपेक्ट कौन कौन से जेंडर की, जैसे कि पावर और अथॉरिटी है। सेकंड, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज क्या क्या है। फिर सोशल रोल और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। साथ साथ में लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर उसके बाद में कल्चर्स रेनफोर्समेंट, तो ये सब क्या है, की एक्सपेक्ट्स है किसके, जेंडर के हायरार्की के। फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी, जैसे कि वर्क प्लेस हो गया, पॉलिटिक्स के कुछ एग्जांपल दिए गए, कुछ फैमिली स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, साथ साथ में एजुकेशन का क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो अपने आंसर्स में क्या आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी प्रोवाइड करने की क्या है कोशिश करना है, जिसमें कि मैंने आपको कम से कम पूरे एकदम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको आंसर्स मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन बताया है, फिर मेन बॉडी में कुछ की एक्सपेक्ट्स दिए हैं, फिर एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो आपको अपने आंसर्स को कुछ ऐसे ही लिखना है। अगर हो सके तो जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है आपको ये प्रिपेयर करना अच्छे से, साथ साथ में आपको जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ उसको फॉलो करना है। अगर आप खुद से आंसर लिखना चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन को प्रेफर करना चाहते हो, तो अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ध्यान देना है, जो कि मैं बता रही हूँ आपको। वापस से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आप डालिए, कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, कुछ ऐसे चीज़ों को भी आपको क्या है ऐड करना है। इसके थ्रू क्या आपको मार्क्स स्कोर करने में क्या है और मदद मिलता है। अगर आप मेरे आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो बस आपको इतना ही करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करके जाना है। बस आपको ये पूरा PDF को फॉलो करना है, आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ये कम से कम 20 क्वेश्चन से, बस आपको इतना ही प्रिपेयर कर लेना, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे ना, जिसमें कि आपने कंपेयर किया होगा दिसंबर 2024 और पिछले साल के जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, अगर आपने दोनों कंपेयर किया होगा तो आपको डाउट्स क्लियर हो गए हो कि सारे क्वेश्चंस क्या है पूरे मैच ही आए हैं, मीन्स कुछ अलग नहीं आया है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो और कंपेयर कर भी सकते हो। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एंड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। तो इसमें रिलेशनशिप बताना है, किस किस का सेक्स और जेंडर का क्या रिलेशन है, साथ साथ में इन दोनों का सोशल कंस्ट्रक्शंस क्या क्या है ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो रिलेशन बताना है, फर्स्ट तो आपको कौन से बताना है कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या है, फिर उसके बाद में रिलेशन बताना है सेक्स और जेंडर का क्या है, क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद में सोशल कंस्ट्रक्शन बताना है। सोशल कंस्ट्रक्शन फर्स्ट सेक्स का बताना है, जिसमें कि कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, मेडिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं सेक्स के, फिर हिस्टोरिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में सोशल कंस्ट्रक्शन किसका, जेंडर का, जैसे कि सोशलाइजेशन हो गया, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन, फिर जेंडर इज ए फ्लूइड। तो ये सब क्या है सोशल कंस्ट्रक्शन से किसके, जेंडर्स के। आपको सभी पॉइंट्स को क्या है एक्सप्लेन करना है। मैं अभी आपको क्या है थोड़े ऊपर से बता रही हूँ, मैं आपको अलग से इसका एकदम डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि मैं आपको BSOC 107 के हर एक यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, मैस्कुलिनिटी का, जिसमें कि फर्स्ट बताना है हेगोमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है, मैस्कुलिनिटी एज ए होमोफोबिया। तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बताना है, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड दिया गया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में मैस्कुलिनिटी एज ए होमोफोबिया, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मीन्स इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना हेगोमोनिक मैस्कुलिनिटी, ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन सेकंड वाला जो कि क्या है मैस्कुलिनिटी हैज ए होमोफोबिया, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इससे तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि फर्स्ट आपको क्या है हेमोगोमे का मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन बताना है। फिर कौन कौन से की एक्सपर्ट से हेगोमोनिक मैस्कुलिनिटी की, जैसे कि डोमिनेंस ओवर अदर्स हो गया, रेनफोर्स्ट ऑफ जेंडर नॉर्म्स हो गए, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से सपोर्ट है, फिर साथ में मार्जिनलाइजेशन ऑफ अदर मैस्कुलिनिटीज़। फिर उसके बाद में क्या क्या इसके इम्पैक्ट है, किसके हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी के, मैन के ऊपर, वुमेन के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लास्ट में कंक्लूजन।
फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड क्वेश्चन जो क्या है, मैस्कुलिनिटी को क्या पूछा गया है, होमोफोबिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसको एकदम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जिसमें कि फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताना है कि होमोफोबिया क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको कुछ की एक्सपर्ट बताने हैं होमोफोबिया के, जैसे कि फर्स्ट क्या बताया गया है, मैस्कुलिनिटी को डिफाइन किया गया किसके थ्रू, फियर के थ्रू। फिर उसके बाद में होमोफोबिया को क्या है, पॉलिसिंग टूल्स बताया गया है। फिर हेमोगोमी, मस्कुलिनिटी और पावर कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद में कुछ कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी और ओवर कंपैशंस बताया गया है। फिर उसके बाद में कुछ कौन कौन से इसके रिजल्ट होते हैं होमोफोबिया के, मैस्कुलिनिटी एज ए होमोफोबिया, वो एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में आपको क्या है, कंक्लूजन के साथ में एंडिंग करना है। तो कौन सा क्वेश्चन हम देखे थे, मैस्कुलिनिटी एज ए होमोफोबिया, इसको आपको क्या है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर फर्स्ट वाला आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैस्कुलिनिटी का एज ए होमोफोबिया ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन किसका, मैस्कुलिनिटी का। फर्स्ट तो प्रोडक्शन बताना है और रिप्रोडक्शन बताना है मैस्कुलिनिटी का, जिसमें कि फर्स्ट बताना है मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस बताना है, फैमिली एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी पूछा गया है, थर्ड पूछा गया है मैस्कुलिनिटी एंड स्पोर्ट पूछा गया है, फोर्थ है नेशनलिज्म एंड मैस्कुलिनिटी। तो जो फर्स्ट वाला है ना, मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस करके, फिर उसके बाद में थर्ड मैस्कुलिनिटी एंड स्पोर्ट। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड वाले आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सेकंड और फोर्थ अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट और थर्ड को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस के बारे में पूछा गया है। तो मैस्कुलिनिटी और वायलेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं आपको, फिर उसके बाद में आपको इसके कुछ कंक्लूजन्स बताने हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको दो चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन के आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी सब अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको फिर भी आपको इस सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में वैसे कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है इंसेडेड प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाला आपका ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम पे, तो ज़्यादा फोकस आपको फर्स्ट और थर्ड वाले क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट क्या सेकंड क्या है, फैमिली एंड प्रोडक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी है। फिर उसके बाद में क्या है, मैस्कुलिनिटी एंड स्पोर्ट्स है। फिर उसके बाद में है नेशनलिज्म एंड मैस्कुलिनिटी। ये वाला इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करना है हुसलर का आइडिया बॉडी और एम्बॉडी से रिलेटेड। क्या आइडिया है हुसलर का, ये एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आपको फर्स्ट हुसलर के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है किसकी, हुसलर आइडिया की किससे रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड और एम्बॉडीमेंट से रिलेटेड, ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है हुसलर आइडिया का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जीन पोल स्टडी का बॉडी इंटरकॉप्टी एंड इंटर सब्जेक्टिविटी एक्सप्लेन करना है। इंटर सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको बॉडी से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है, फिर इंटर कॉपरेटिव के बारे में पूछा गया है, फिर उसके बाद में इंटर सब्जेक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें से ना जो क्वेश्चन नंबर 7 वाला है ना, हुसलर का आइडिया, ये ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन साथ साथ में आपको ये वाला भी प्रिपेयर कर लेना है, जीन पॉल से रिलेटेड भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कि पूछा गया है एक्सप्लेन करना है मेडली और पॉलिटिकल थियोरी किसकी, एम्बॉडीमेंट और पर्सपेक्टिविज्म की, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो उसमें कि फर्स्ट आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताना है, इंट्रोडक्शन पूछा गया, आपको इंट्रोडक्शन बताना है। फिर उसके बाद में कौन कौन से की एक्सपर्ट्स है इसके, मेडली पॉइंटी के, जैसे कि एम्बॉडीमेंट को क्या बताया गया, हैज़ ए बेसिस ऑफ परसेप्शन बताया गया है। सेकेंड है सिचुएटेड और पर्सपेक्टिव्स है। फिर उसके बाद में थर्ड है रिवर्सिबिलिटी एंड इंटरकॉपरेटी है। फोर्थ क्या है, क्रिटिकी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स डिक्टोमिन्स है। तो ये तो क्या है, मेडली पॉइंटी की क्या है, की एक्सपर्ट्स है। फिर उसके बाद में क्या आपको कंक्लूजन्स लिखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि कंक्लूजन याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई को याद कर लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कंक्लूजन को याद नहीं कर पाते। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका जो मेन इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखा है ना मेडली के बारे में, पॉइंटिक्स के बारे में, तो आपको क्या है इसी को सेम डेफिनेशन अगर आप कंक्लूजन में अपने मन के थ्रू भी लिखोगे ना, एक समरी के थ्रू, तो
तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, या की एक्सपर्ट्स में से कोई भी कम से कम 4 या 5 सेंटेंस एज इट इज़ लिखोगे कंक्लूजन में तो भी आपको मार्क्स लिखेगा। अगर हो सके तो जितना भी अगर आपने आंसर्स लिखा है कुछ समझ में आया हो वो अगर लिखोगे पूरा समरी तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने में मिल जाएगा कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन आपको लिखना है और आपको अवॉइड करना है कि कम से कम अगर आपको एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आता है राइट, तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर लिखना है, क्योंकि जितना पेज अगर आप अपने एग्जाम में भरोगे ना उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, कोई भी पेज को खाली करके या छोड़ के मत आइए। अगर आपको पूछा गया आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो कम से कम आपको 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना लिखोगे आपको उतना मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। अगर आपने 1 पेज में कुछ ना तो कुछ लिखा होगा तो भी आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिलेंगे, जो कि आपको इसको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिल सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करना है पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच किसका, इंटरसेक्शनलिटी का, जिसमें कि पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच का डेफिनेशन बताना है। फिर की फीचर्स बताने हैं, जैसे कि फर्स्ट है डिकंस्ट्रक्शन किसका, आइडेंटिटी कैटेगरीज का। सेकंड है पावर एंड डिस्कोर्स। फिर आता है क्रिटिका ऑफ एसेंशियलिज्म्स। फोर्थ है परफॉर्मेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। फिफ्थ है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कॉन्टीजेंट आइडेंटिटीज़। फिर उसके बाद में कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, तो इस सारे पॉइंट्स को क्या आपको एक्सप्लेन करना है, कौन सा फॉर्मेलिटी एंड फ्लूइडिटी के, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कंटीजेंट आइडेंटिटी के, फिर कौन कौन से इम्प्लीकेशन है पोस्ट स्ट्रक्चरल इंटरसेक्शनलिटी के, तो ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं ना इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए फिर भी टाइम है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। अगर हो सके तो आप लिख के सारे क्वेश्चंस को याद करना है, क्योंकि अगर आप लिख के अगर एक क्वेश्चन को भी अगर आप 5 बार लिखोगे ना तो आपको एकदम अच्छे से एक क्वेश्चन सबको याद हो जाएगा। तो जिन लोग को लिख के याद होता है वो लिख के याद कीजिए, जिनको समझ के पढ़ते हैं तो आप जैसे आपको प्रेफर जो आपके लिए बेस्ट होता है मेथड आप वो करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 इलुस्ट्रेट करना है इंटरसेक्शनलिटी किस किस के बीच में, कास्ट के बीच में, क्लास के बीच में और जेंडर के बीच में। इंटरसेक्सिबिलिटी बताना है दोनों के बीच में, ठीक है, कास्ट क्लास एंड जेंडर के बीच में। फिर उसके बाद में कौन कौन से इसके बीच में इंटरसेक्टिविटी क्लास एंड जेंडर के बीच में, फिर लास्ट में क्या है कंक्लूजन के साथ में एंडिंग करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में लॉज बताने हैं जो कि हिंदू ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कौन कौन से लॉज है, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी राइट हो गया, लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी राइट हो गया, अदर कम्युनिटीज़ के, तो ये क्या है लॉज है। लेकिन इनमें से जो फर्स्ट वाला है ना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये वाला क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ये वाला रोल ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट भी और सेकेंड वाला जो सेकेंड और थर्ड वाला ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वाले को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकेंड और थर्ड अगर आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाला आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसमें कि थर्ड वाला जिसमें कि मैंने आपको कम से कम तीनों के पॉइंट्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर हो सके तो आप इन तीनों को एक बार कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना, समझ के पढ़ना है। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसमें कि थर्ड वाला देखिए लॉज गवर्नेटिव प्रॉपर्टी किसके, अदर कम्युनिटीज़ की कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जो कि चौधरी 2017 के अनुसार क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर लास्ट में क्या है कंक्लूजन्स बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करना है फेशियर्स किसके, जेंडर बेस्ड डिविजन्स ऑफ लेबर इन इंडिया, ठीक है, डिस्कस करने हैं। तो कौन कौन से फर्स्ट तो डेफिनेशन बताना है, फिर कौन कौन से फेशियर्स है जेंडर बेस्ड डिविजन्स के इंडिया में, जैसे कि डोमेस्टिक एंड केयर वर्क हो गया, सेकंड है एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमिक हो गए, इनके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड वेज डिस्पैरिटी हो गया। फोर्थ आता है इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिफ्थ है इंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव। इन सभी के आपको क्या है कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स को आपको डिटेल में प्रोवाइड करना है।
फिर उसके बाद में कास्ट, क्लास, इंटरसेक्सिबिलिटी, फिर लास्ट में कंक्लूजन। जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए ना, आपको ये आंसर आपको प्रिपेयर कर लेना है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि आपके कम से कम आपके एग्जाम में 3 या 4 पेज आपके इजीली कवर हो जाएंगे, जो कि इनफ है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए 20 में से। बस आपको इतना ही प्रिपेयर करके जाना, आपको इसके अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं आपको यही पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको क्या है, पूरी PDF को एकदम आपको अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आप कोई भी आपको बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, मगर बस आपको इतना ही प्रिपेयर कर लेना है। फिर मुझे कमेंट करके फिर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है। जो मैं आपको बताती हूँ प्लीज़ उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और वही क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सभी प्रोवाइड किए हैं। तो मेरे चैनल पे जाके देखिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और कौन से अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस, सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन किसका, वर्क का। फर्स्ट तो प्रोसेस बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क वो एक्सप्लेन करना है। इसको यह सेम क्वेश्चन आपको वर्क पार्टिसिपेशन से भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपका जो क्वेश्चन होता है ना सेम ही पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस ना, इस आंसर्स को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो वर्क पार्टिसिपेशन का पॉइंट दिया गया इसके अंदर, ठीक है। इसी को अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करना प्रोसेस सोशल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन, ये भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आपको अगर आपने आंसर्स को ध्यान से पढ़ा ना तो आप क्वेश्चंस के कोई भी आंसर्स को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के ही पूछे जा सकते, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, थोड़े से इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस और आंसर्स को एकदम अच्छे से ध्यान से अपने आंसर्स को पढ़ना है। जिसमें कि फर्स्ट क्या इसमें क्या पूछा गया है, प्रोसेस बताना है सोशल का और कल्चरल कंस्ट्रक्शन का, किसके, वर्क का। जिसमें कि फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में वर्क पार्टिसिपेशन बताना है, जिसमें कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ह्यूमन लेबर मार्केट हो गया, फ्रेंडली पॉलिसी हो गई। इसके बाद में आता है ग्लोबल ह्यूमन पार्टिसिपेशन। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स है किसके, वर्क पार्टिसिपेशंस के। तो आपके एग्जाम में वर्क पार्टिसिपेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि सेम आपके आंसर है, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपके घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने आंसर्स पे आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस करना है फॉर्म किसका, ह्यूमन रजिस्ट्रेशन का, किसके अगेंस्ट, सबऑर्डिनेशन के अगेंस्ट। फर्स्ट आपको ह्यूमन रजिस्ट्रेशन के डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविजम्स हो गए, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंशिएशंस हो गए। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। फोर्थ आता है ग्रास रूट मूवमेंट। फिफ्थ है डिजिटल एक्टिविजम्स। फिर लास्ट में कंक्लूजन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन करना है टर्म सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके फॉर्म्स बताने हैं, इसिकल इलीगल मेजर्स कौन कौन से, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, साथ साथ में इसके रीजंस और कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है सेक्सुअल वायलेंस के सोसाइटी में। तो इस सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपको टर्म बताना है, फिर उसके बाद में फॉर्म्स बताने हैं। फॉर्म कौन कौन से हो गए, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट और रेप हो गया। फिर उसके बाद में चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। फोर्थ है अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। फिफ्थ आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। फिर उसके बाद में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सेवन्थ आता है प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स है, मीन्स फॉर्म्स है किसके, सेक्सुअल वायलेंस के। फिर उसके बाद में इलीगल मेजर कौन कौन सा, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सेक्सुअल वायलेंस के, तो कौन कौन से लागू किए गए इलीगल एक्ट्स वगैरह, तो वो आपको इसमें बताना है। जिसमें कि 36 एबिडेंट एक्ट कौन सा है, 326 एबिडेंट एक्ट कौन सा है, जैसे कि 2013 में कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आपको कौन कौन से पनिशमेंट होता है, कौन से करने पे कौन कौन सा पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सब चीज़ों को आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में रीजंस बताना है, कौन कौन से रीजंस के कारण क्या है सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, जैसे कि लो लिटरेसी होना, कम पढ़े लिखे होना, साथ साथ में गरीबी के कारण होता है, कुछ फीमेल पॉलिसी कम फीमेल पुलिस होने के कारण होता है। फिर उसके बाद में आता है ब्लेमिंग, प्रोएक्टिव, वीक सोशलाइजेशन होना,
लेक होना पब्लिक सेफ्टी का। तो ये सब क्या है पॉइंट्स है जो कि किसका एक रीज़न है, किसका सेक्सुअल वायलेंस का कारण बनता है, जिसके कारण क्या है वायलेंस होता, सेक्सुअल वायलेंस का। तो इसके बाद में कुछ कॉन्सिक्वेंस बताने हैं, जैसे कि गायनोलॉजिकल, इसका रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि गायनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, HIV इन्फेक्शन होता है, सुसाइड का टेंडेंसी भी होता है इसके कारण, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। ये सब क्या है कॉन्सिक्वेंस है किसके, सेक्सुअल वायलेंस के। तो सभी पॉइंट को क्या है आपको डिटेल में क्या है एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अगर आपको डालने की कोशिश करना है, जिसमें कि मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डालने की आंसर्स में कोशिश पूरी किया है मैंने। तो आपको ये आंसर अगर रेफर करोगे सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप खुद से आंसर्स लिखना चाहते हो तो कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी डालने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ना वो सोशल स्टडीज से रिलेटेड मीन सोशियोलॉजी है। तो इसमें कि आप जितना अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने आंसर्स में डालोगे ना उतना बेस्ट और उतना अच्छा मार्क्स आपको स्कोर करने में मदद मिलेगा। तो आपको उतना पूरा अवेयरनेस होना चाहिए अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि जितना अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल डालोगे उतना स्कोर मिलेगा आपको आंसर्स में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन करना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, क्यूर मूवमेंट का। साथ साथ में इसके डिफरेंट स्टेट्स भी बताने हैं किसके, क्यूर मूवमेंट के। क्यूर मूवमेंट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे कि फर्स्ट इसके ओरिजिन बताना है किसका, क्यूर मूवमेंट का, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किस किस कौन से ईयर में हुआ था, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल हुआ था। तो फर्स्ट आपको सब ओरिजिन बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके डिफरेंट स्टेट्स बताने किसके, क्यूर मूवमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेट डिफरेंट स्टेट्स थे। जैसे कि फर्स्ट आता है अर्बन, जो कि क्या है अर्बन LGBT, सो कि क्यूर ग्रुप भी कहा जाता है। सेकंड आता है MSM और कोठी पोंठी नेटवर्क भी कहा कहते हैं। ये सब क्या डिफरेंट स्टेट है किसके, क्यूर मूवमेंट के अंदर। थर्ड आता है हिजरा कम्युनिटीज़। फोर्थ आता है सेक्स वर्कर, हेटेरोसेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हो गया। फिर उसके बाद में कंक्लूजन। तो ये सब क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स है किसके, क्यूर मूवमेंट्स के अंदर, जिसमें कि कम से कम मैंने आपको कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको इन 4 को अच्छे से प्रिपेयर कर, इसमें कि फोकस है, साथ साथ में इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, साथ साथ में कि क्या क्या चैलेंज को फेस करते, सभी चीज़ों को आपको क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस क्रिटिकली द फैमिलीज पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली हैज़ ए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या बताया गया है फैमिली पर, कुछ फैमिलीज पर्सपेक्टिव बताना है फैमिली पर, जहाँ की फैमिली को क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। तो आपको बहुत डिटेल बताना है कि फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ साथ में आपको क्या डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, वो आपको एक बार अच्छे से आपको रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 2, 4, 5 दिन पहले भी अगर प्रिपेयर करोगे तो भी आप अच्छे खासे आप याद कर सकोगे, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर्स को। तो आपको सिंपल है, आपको कब का काम क्या है, बस आपको याद करना, आपकी वर्क, आपकी स्टडी को एकदम अच्छे से प्रॉपर स्टडी प्रोवाइड करने का ये मेरा काम है। लेकिन आपका काम क्या है, जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ना उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको क्या है जो चीज़ आपको बताती हूँ उसको स्टेप्स को फॉलो करना है, बस आपको इतना ही करना है। बाकी सब आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और हर एक चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी आपको क्या है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट करके इस कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डिस्क्राइब करना है डिफरेंट फॉर्म किसका, फैमिली का और ह्यूमन मार्जिनलाइजेशन का डिफरेंट फॉर्म्स बताना है। जैसे कि कोई भी अगर आप आंसर स्टार्ट करो, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में लिखना है। ये आपका फर्स्ट काम है कि आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, उसके बाद में ही आपको आपका मेन पॉइंट स्टार्ट करना है। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स हो गए फैमिली के, तो आपके आंसर्स को क्या आपको ऐसे ही करना है। और बहुत सारे लोग क्या होता है अपने आंसर्स में पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे कि कोई कहावत लिख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग पूरा पैराग्राफ टाइप लिखते हैं, लेकिन आपको वो अवॉइड करना। आपको जैसे कि मैंने आपको आंसर, आप मेरे आंसर्स को देख सकते हो कि मैंने आपको कितने एकदम सिंपल और एकदम अच्छे फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, एकदम पॉइंट वाइज है, जिससे देख के भी एकदम अच्छा लगता है। ठीक है, आपको ऐसे अपने आंसर्स को लिखने पैराग्राफ में क्या आपको अवॉइड करना है। इसमें क्या पूछा गया है, डिफरेंट फॉर्म्स पूछे गए फैमिली की, जिसमें कि कौन कौन से फॉर्म है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है,
सोशल मार्जिनलाइजेशन हो गया, इलीगल मार्जिनलाइजेशन हो गया, फोर्थ आता है एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन, फिफ्थ है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। तो ये सब क्या है, फॉर्म्स है किसके, फैमिली मार्जिनलाइजेशन के। फिर उसके बाद में फॉर्म्स किसके, ह्यूमन मार्जिनलाइजेशन के भी पूछेंगे इसमें कि इकोनॉमिक का भी बताना है, पॉलिटिकल के भी, एजुकेशन का भी, सोशल और इलीगल का भी। तो ये सब क्या है, फॉर्म्स हो गए किसके, फैमिली के भी और ह्यूमन मार्जिनलाइजेशन के भी फॉर्म्स हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताना है किसकी, ह्यूमन पावरमेंट से रिलेटेड। फिर साथ साथ में कौन कौन चैलेंज को फेस करते हुए ह्यूमन पावरमेंट, ये सभी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसके बाद में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, जैसे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट कौन कौन से, इसमें कौन कौन से आर्टिकल से, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 क्या बताता है, आर्टिकल 16 क्या बताता है, ये तो सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स का है। फिर उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या क्या है, आर्टिकल 39 के हिसाब से क्या है, आर्टिकल 39B में क्या है, आर्टिकल 42 में क्या है। तो ये सब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस किसके लिए, एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में, किससे रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि सोशल कल्चर्स बैरियर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, इकोनॉमिक में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट टाइम पे, एजुकेशन बैरियर कौन कौन से है, पॉलिटिकल एंड रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन से हैं। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। तो ये सब तो क्या है, मेजर से है जो चैलेंज फेस करती है वुमेन, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया के अंदर। तो इन सब चीज़ों को क्या आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स वगैरह डालिए, कुछ साथ साथ में कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स भी डालने की आपको पूरी कोशिश करना है, इससे आपका आंसर्स बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वायरी हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो या 10 वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपकी क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ में इस वीडियो से अगर कुछ भी डाउट अगर आपको आता है, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस वीडियो को और डिटेल में समझाऊं एक एक टॉपिक को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।